गुड इवनिंग एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हमने 1 आवर की क्लास कराई है। एंड उस क्लास में हमने डिस्क्राइब किया था अबाउट जावा। एंड द बेसिक फर्स्ट क्लास थी एक इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें हमने बताया था अबाउट सॉफ्टवेयर्स एंड फ्यू पॉइंट्स अबाउट द जावा। सो आई जस्ट होप कि आपने ये क्लासेस करी थी। अगर आपने ये क्लासेस नहीं भी करी तो यूट्यूब पे वो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी जहां से आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज कोड हेल्पर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। कोड हेल्पर एप्लीकेशन से भी आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। प्लस अब आज से मैं आपको कुछ छोटे छोटे टास्क भी दूंगी। वो टास्क भी आपको कोड हेल्पर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और वहां से आप हमें रिस्पॉन्सेज भी सबमिट कर सकते हो। ओके, सो ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। एंड हम अभी देखने वाले हैं अबाउट जावा। तो कल हमने देखा था थोड़ा सा जावा के बारे में और वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के बारे में हमने देखा था। आप अपनी ईमेल आईडी भेजो, मैं करा देती हूँ अभी। तो कल हमने देखा था जावा को इंस्टॉल करना। थोड़ा सा हमने जावा के बारे में पढ़ा, थोड़ा क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। एंड देन हमने देखा अबाउट इनपुट कि कैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में डेटास को कलेक्ट करते हैं। और इसमें हमने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट वेरिएबल्स कि हम कैसे वेरिएबल बनाते हैं और कैसे हम उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे किया जाता है आप सबको पता है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का एक सिंपल मीनिंग होता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज समथिंग टू कंपाइलर को बताना, जैसे कि लाइक अब हम एक इस नाम को भी अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। एक है प्री डिफाइंड वर्ड्स जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। एक है प्री डिफाइंड वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं। एंड एक है यूजर डिफाइंड वर्ड्स प्रोग्रामिंग के अंदर जिसे हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। समटाइम्स ये आइडेंटिफायर क्लास को दिखाता है, समटाइम्स ये वेरिएबल को दिखाते हैं, समटाइम्स ये आइडेंटिफायर फंक्शन नेम को दिखाता है। और इस तरीके से यूजर के द्वारा दिया गया कोई भी यूनिक नाम वो आइडेंटिफायर माना जाता है। द वर्ड्स दैट इज प्री डिफाइंड इन द कंपाइलर, दो जिसे कंपाइलर पहले से जानता है, दैट इज नोन एज कीवर्ड्स। सो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जब भी आपको वेरिएबल की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको किसी भी तरीके के डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में डालना है सो दैट आप उसे आगे चल के यूज कर सकें अपने प्रोग्रामिंग में, आप उस नाम के यूज से उस वैल्यू को गेट कर सकें जो आपने स्टोर किया है। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कैसा होता है? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का सिंटैक्स है, सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं डेटा टाइप। दिस इज द थर्ड क्लास, दिस hosting on the 7 February 702। ओके, सो डेटा टाइप एंड देन डेटा टाइप कल हमने बताया था डेटा टाइप इज अ कीवर्ड। एंड डेटा टाइप के बगल में हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम जो कि होता है आइडेंटिफायर। ये कुछ भी हो सकता है बशर्ते कुछ कंडीशंस है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर। So what is the rules to define identifier is the first rule is कि identifier should not be same as keywords. So identifier should not be same as keywords. So there are some words that is predefined जो एक specific task को perform करने के लिए प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। So उसकी तरह नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर कैन नॉट हैव स्पेसेस, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट हैव स्पेसेस, स्पेसेस नहीं होने चाहिए आइडेंटिफायर के नाम के बीच में। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद
cannot start with any digit or cannot start with any special symbols except underscore, that is underscore. Okay, so ये हमारे पास, और ऐसे कुछ और भी रूल्स हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें ध्यान में रख के फिर आप वेरिएबल अपने हिसाब से इन बातों को ध्यान में रखिए। इसके अलावा आप कुछ भी डिक्लेयर करिए, ऑल इज ओके। सो ये हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। अब वेरिएबल को हम टेम्पररी स्टोरेज एरिया क्यों कहते हैं? वेरिएबल को हम एक स्टोरेज एरिया तो कहते हैं, इट इज अ कंटेनर दैट कैन होल्ड सम वैल्यू। एंड उस नाम का यूज करके कल मैंने बताया था कि वेरिएबल इज अ temporary given name to the memory location, to the memory spaces of computer. So उस नाम के हेल्प से हम वो वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं जो हमने उस मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है। ओके, दैट इज अ पॉइंट। बट जैसे हमारे एड्रेसेस का एक नाम है, हमारा एक एड्रेस है जो स्ट्रिंग टाइप का है, और उस एड्रेस से हम एक लाइक फिजिकल स्पेस को पहचानते हैं। ओके, सो ये तो ठीक है, बट हम इसे टेम्पररी क्यों कहते हैं? वाई इट इज टेम्पररी? ये परमानेंट क्यों नहीं है? एक बार वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कर दिया हमेशा के लिए रह गया, ऐसा क्यों नहीं है? सो बिकॉज ये वैल्यूज कुछ समय के लिए इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए ये वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर करने को यूज किया जाता है। सो कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिक इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, इट गॉट एक्सपायर्ड, एंड देन आपको वो नाम यूज करने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इनफैक्ट एक प्रोग्राम आपका एरर ही दिखाएगा कि ये नाम हम पहचान नहीं पा रहे कि आप किसे डिनोट कर रहे हो। सो वेरिएबल को हम टेम्पररी स्टोरेज एरिया कहते हैं क्योंकि इसका एक लाइफ टाइम है, इसका एक स्कोप है। और वो स्कोप क्या है? वो स्कोप है वो कर्ली ब्रैकेट्स, वो ब्लॉक जिसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। वेरिएबल अगर क्लास के अंदर बनाया गया, वेरिएबल अगर क्लास के अंदर बनाया गया, जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। सो वेरिएबल अगर क्लास के अंदर बनाया गया तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ उस क्लास के अंदर हम उस नाम को यूज करके एक वैल्यू गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बट आउट ऑफ द क्लास फिर से कंपाइलर उस नाम को नहीं पहचानता। सो देयर इज समथिंग कि ये वेरिएबल्स टेम्पररी समय के लिए, कुछ समय के लिए वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए कंप्यूटर हमारे दिए गए वैल्यू को याद रखे, ताकि हम उस वैल्यू को आगे कहीं किसी एक्सप्रेशन में, किसी फॉर्मूले में यूज कर सकें। दैट इज अ पॉइंट। सो अब आपका जो आने वाला डेटा है वो किस टाइप का है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस टाइप का डेटा आपको मिल सकता है, वो सोचते हुए हम वेरिएबल्स का टाइप डिफाइन करते हैं। एंड डेटा टाइप डिफाइंस द रेंज of the values, literals of a memory space. Literals means all possible combination of values that a variable, that a memory space can hold. So वो literals जो हैं वो बताते हैं। कल हमने बताया था ना रेंज। सपोज हम एक बाइट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, उसका रेंज क्या है? वो किस मिनिमम वैल्यू से लेके किस मैक्सिमम वैल्यू के बीच की किसी एक वैल्यू को होल्ड करने में सक्षम है, दैट इज द रेंज। वो कौन बताता है? वो डेटा टाइप बताता है। दैट इज नोन एज द लिटरल्स ऑफ द डेटा टाइप। तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। क्या है कि जब भी हम लोग वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे, हमें पढ़ने को मिलेगा, जब भी हम वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे हमें पढ़ने को मिलेगा कि वेरिएबल एक बार एक स्कोप के अंदर, एक नाम का वेरिएबल एक बार डिक्लेयर किया जाता है और बार बार यूज किया जाता है। एक स्कोप के अंदर एक नाम का वेरिएबल एक बार डिक्लेयर किया जाता है और बार बार उसे हम यूज कर सकते हैं। डिक्लेरेशन कैसे किया जाएगा? पहले डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम, और ऐसे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल, कई सारे टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जावा में। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, कौन कौन से टाइप्स हैं वेरिएबल्स के? सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नंबर वन वेरिएबल इज इंस्टेंस वेरिएबल। Number one type of variable is instance variable. The variable declared within the class, directly declared within the class. एक variable जो directly class के अंदर बनाया गया, किसी particular method के अंदर नहीं बनाया गया, that is instance variable. एक variable है जिसे हम कहते हैं local variable.
जिसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ स्पेसिफिक मेथड, variable declared within a specific method is known as local variable. There are some static variables. क्या अंतर है इसमें, ये सब हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं. There are some private members, constant type variables, read only variables, many types of variables are there. ठीक है, एक एक करके हम इन सबको देखेंगे. लोकल वेरिएबल के बारे में भी हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत सारे मेथड्स बनाना नहीं सीख रहे हैं. अभी हम सिर्फ एक मेथड बना रहे हैं, उसी मेथड के अंदर हम कोडिंग करना सीखेंगे फिलहाल कुछ समय के लिए. तो जब तक हम मेथड पे नहीं आते, जब तक हम अलग अलग फंक्शन बनाना नहीं सीखते, तब तक हम सिर्फ एक मेन फंक्शन बनाएंगे. तब तक हमारे बेसिक क्लास का सिंटैक्स होगा, जावा के बेसिक प्रोग्राम का सिंटैक्स होगा एक क्लास, क्लास का नाम जो कि कुछ भी हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्लास की कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर मेन फंक्शन. मेन फंक्शन कैसे बनेगा, मेन फंक्शन पब्लिक टाइप का होगा और स्टैटिक टाइप का होगा. रिटर्न टाइप होगा इसका वॉइड, और फंक्शन का नाम होगा मेन. पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे एंड देन कर्ली ब्रैकेट, एंड इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिखेंगे. बस अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लेके चलना है, इसी पे अपनी कोडिंग करनी है, और यहीं पे हमें अपने स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं. अब यहाँ दो बातें हैं. सबसे पहले, जब भी आप कोई वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखना चाहते हैं, ताकि आप उस वैल्यू को फ्यूचर में जरूरत पड़ने पे कहीं फॉर्मूले में, कहीं एक्सप्रेशन में यूज कर सकें, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं. बट देयर इज अ पॉइंट. क्या, मैं दिखाती हूँ. सपोज कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट किया एंड हम एक नया जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. कैसे जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे और कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे. देखिए, जावा का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप सबसे फर्स्ट यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे आएंगे, और यहाँ पे आपको एक इधर लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोरर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट जावा प्रोजेक्ट. क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप आओगे. एक सेकेंड, कुछ चैट कर रहे हो क्या? ओके. सो जब आप यहाँ पे आओगे क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, ऊपर आ जाएगा किस टाइप का प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो. आप यहाँ लिख सकते हो नो बिल्ड टाइप, आपने सेलेक्ट किया, और कल जैसा हमने देखा था आपको सेलेक्ट करने की जरूरत है एक फोल्डर. सो फोल्डर, फिलहाल हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेंगे. फिलहाल हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर बना लेंगे. ये जैसे हमने बना लिया जावा सीरीज. इस जावा सीरीज के अंदर अभी है क्या, कल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, एंड देन हमने बैक किया, एंड यही जावा सीरीज हमने सेलेक्ट किया, ये फोल्डर जो हमारा डेस्कटॉप पे बना हुआ है, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट द जावा प्रोजेक्ट लोकेशन, हमने सेलेक्ट किया, एंड देन आपसे पूछेगा इनपुट अ जावा प्रोजेक्ट नेम. फोल्डर तो आपने बता दिया, फोल्डर किस फोल्डर के अंदर जावा का प्रोजेक्ट होगा, बट नाम क्या होगा उसका. मैंने लिख दिया डेटा टाइप्स. इसके अंदर हम समझने वाले हैं क्या, डेटा टाइप्स. तो इस जावा प्रोजेक्ट में हम डेटा टाइप से रिलेटेड मल्टीपल जावा की फाइल्स बनाएंगे, और उसमें डेटा टाइप से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. ओके. सो ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट बन के आएगा, और इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है दैट इज एसआरसी. एसआरसी दैट मीन सोर्स कोड. इसके अंदर जावा के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, फाइल्स रहेंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं रहेंगे, फाइल्स रहेंगे. सो एसआरसी हमने ओपन किया, एंड यू कैन सी कि एक फाइल बाय डिफॉल्ट यहाँ बन के आई है, दैट इज app.java. सो जब भी हम जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिक हमें एक फाइल मिलेगा जिसके अंदर क्लास होगा, क्लास का एक नाम होगा, एक मेन फंक्शन बना होगा, एंड इट थ्रोज एन एक्सेप्शन जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हम इसे हटा देंगे. सो दिस इज द टाइप ऑफ द मेथड. ये स्टैटिक एक कीवर्ड है जो बताता है कि ये मेथड विदाउट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए एग्जीक्यूट हो सकता है. इट इज नॉट कनेक्टेड टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास. एंड
void is the return type of the main method, and main is the name of the method, and this is the argument. अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हो एंड कॉलिंग के टाइम पे आप कुछ कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट पास करते हो, कोई पैरामीटर पास करते हो, यहाँ वो इस स्टोरेज में आके स्टोर होगा. सो ये हम देखेंगे अभी जब हम मेथड्स बनाएंगे एंड हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. आई थिंक फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आई थिंक कि अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, लाइक यूडीएफ जिसे हम कहते हैं, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे हम पैरामीटराइज्ड टाइप के यूडीएफ्स बनाते हैं, कैसे हम नो पैरामीटर टाइप के यूडीएफ्स बनाते हैं, रिटर्न टाइप के यूडीएफ्स क्या होते हैं, नो रिटर्न टाइप का यूडीएफ कब बनाएंगे, कब हमें समझ आएगा कि हमें इन चार में से किसको बनाना है. सो देयर आर सम टाइप ऑफ यूडीएफ. यूडीएफ स्टैंड्स फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन. एक्चुअली बीच बीच में हम और भी बहुत सारे ऐसी बातें आपको बताते रहते हैं जो आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए. आई होप कि अगर आपने ये जावा की सारी सीरीज अच्छे से आपने देखा, आई गारंटी कि आप खुद से वो लॉजिकली सोच पाएंगे कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दो इनपुट कैसे लेना है. सो बीच बीच में हम ये जो पॉइंट्स बताते हैं आप उसको भी सुनिए, समझिए, एंड जहां भी कंफ्यूजन हो आप हमें चैट बॉक्स में लिखिए. आई विल ट्राई कि मैं इसे फिर से समझाऊं. अगर कोई भी पॉइंट ऐसा समझ नहीं आया, आप सिर्फ उस पॉइंट का नाम लिखो और मैं उसे दोबारा रिपीट कर सकती हूँ. सो दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. गॉट इट? यूजर डिफाइंड फंक्शन इज समथिंग जो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड, दैट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड written by developer. सो एक ब्लॉक ऑफ कोड है ये. इस ब्लॉक ऑफ कोड का पर्पस है कुछ डेटा इनपुट लेना, कुछ टास्क करना एंड टू जनरेट अ फ्रेश न्यू आउटपुट. दैट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन. एंड ये यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बिकॉज अगर आपको ये बेसिक बातें समझ नहीं आई, देन आप कोई भी दूसरे कॉन्सेप्ट समझने में पर्याप्त नहीं होंगे. सो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट हम मेथड्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी कॉलिंग करते हैं, कहाँ बना हुआ मेथड कैसे कॉल किया जाएगा. ओके वे कब हमें फंक्शन को पैरामीटराइज बनाना है, कब पैरामीटराइज नहीं बनाना है, कब रिटर्न टाइप बनाना है, कब रिटर्न टाइप नहीं बनाना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं चार तरीके के. फर्स्ट इज नो रिटर्न टाइप, एक ऐसा यूडीएफ जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, दैट इज वॉइड टाइप. एंड नो पैरामीटर्स, या जिसे हम कहते हैं लाइक नो आर्ग्यूमेंट. एक फंक्शन है, दूसरा यूडीएफ का टाइप विथ रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट या नो पैरामीटर. तीसरा एक टाइप है यूडीएफ का जिसे हम कहते हैं नो रिटर्न टाइप, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड टाइप का है, विथ आर्ग्यूमेंट्स या विथ पैरामीटर्स, जिसे हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. एंड चौथा एक टाइप है जिसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप विथ रिटर्न टाइप. एक ऐसा मेथड जिसका रिटर्न टाइप भी है एंड विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर. ये चार टाइप्स हैं. एंड ये चार टाइप्स में हमें समझना होता है कि हमें एक मेथड को कब रिटर्न टाइप बनाना है, कब रिटर्न टाइप नहीं बनाना, कब हमें आर्ग्यूमेंट पास करने, कब आर्ग्यूमेंट पास नहीं करने. आई होप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है, आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ आएगा, आपको कंस्ट्रक्टर समझ आएगा, आपको अब्स्ट्रैक्शन समझ आएगा, आपको इनहेरिटेंस समझ आएगा, आपको सब समझ आएगा. ओके एंड मॉड्यूलर अप्रोच इस बात को सपोर्ट ही करता है कि आप एक ही फंक्शन के अंदर भर भर के कोडिंग मत लिखिए. आप एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, ताकि बाद में उसे जब भी दोबारा कहीं यूज करना हो उसी कोड को, तो आप जस्ट उस फंक्शन को कॉल करें और आपका काम हो जाए. डू नॉट नीड टू राइट द होल कोड अगेन. जावा सपोर्ट्स, है ना. तो ये हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में, बट अभी के लिए हम सिर्फ एक फंक्शन की बात कर रहे हैं. फंक्शन इज समथिंग, कहीं भी प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी वर्ड दिखे,
जिस वर्ड के बाद ऐसे पैरेंथेसिस लगा हो, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। यस, उसमें अलग अलग बातें हैं कि अगर इसके बाद ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट आ गया, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन, ओके, सो कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं, पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन। सो अगर वर्ड और ऐसे पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट आ गया, दिस इज डिफिनीशन। यहाँ फंक्शन क्या काम करेगा वो डिफाइन किया जाएगा। एंड कहीं भी अगर आपने ऐसा देखा, इसको हम कहते हैं डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, इसे हम कहते हैं डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। जैसे यहाँ है ना, यहाँ फंक्शन का नाम मेन, मेन के बाद पैरेंथेसिस लगा एंड देन कर्ली ब्रैकेट आ गया। देखो ना, मेन, मेन के बाद पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स, मेन, मेन के बाद पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोलेंगे इसे? डिफिनीशन ऑफ मेन। क्या बोलेंगे इसे? डिफिनीशन ऑफ मेन। एंड नॉर्मली कोई भी वर्ड लिखा हो, एनी वर्ड, इट्स नॉट वर्ड, एनी वर्ड, कोई भी एक एक आइडेंटिफायर लिखा हो एंड देन उसके बाद ऐसे पैरेंथेसिस लगी हो, सेमीकोलन आ गया हो, जैसे यहाँ हुआ है, यहाँ देखो ना, प्रिंटलन फंक्शन है, फंक्शन के बाद ये पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद ऐसे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है, ऐसे नहीं लगा है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लग जाता तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ प्रिंटलन, बट कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है, सेमीकोलन लगा है। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज कॉलिंग ऑफ द मेथड, कॉलिंग ऑफ द प्री डिफाइंड मेथड। पहले से वो डिफाइन किया गया होगा, डिफिनीशन लिखा गया होगा एंड नाउ वी आर कॉलिंग दैट मेथड, ऐसा। सो ये कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अभी मैं बता रही हूं कि यू डू नॉट नीड टू फोकस कि हम कैसे मेथड्स बनाते हैं। आपको बस ये देखना है कि अभी हम बस एक ही मेथड बनाएंगे, मेन। मेन के अंदर अभी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे, लूपिंग, कंडीशंस एंड द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एरे, स्ट्रिंग, एंड फिर हम देखेंगे मेथड्स के बारे में। ओके, तो जब हम एरे स्ट्रिंग तक पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मेथड कैसे बनाते हैं अलग अलग, उसको कॉल कैसे करते हैं, एंड देन हम पढ़ेंगे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स। सो ये हमें वो बेसिक का कॉन्सेप्ट देगा, बिकॉज मेथड्स हम कब बनाएंगे। ओके, हमने कहा आप एक काम को बहुत ज्यादा, सारा काम आप एक साथ कर रहे हो, आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, असाइन करो। लाइक आप एक सिंगल पर्सन हो, आपको लग रहा है यार मुझे दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सो मैं क्या करूंगी, कुछ और लोगों को हायर कर लूंगी कि ओके आप एक हो, आप एक हो, आप एक हो, मैंने आपको एक काम असाइन कर दिया, आपको एक काम असाइन कर, कौन है आप के पास मैंने एक काम असाइन कर दिया। ओके, एंड अब मैं आपके लिए एज अ एडमिन काम करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको चलना है, कब आपको काम करना है, कब आपको मुझे आउटपुट दिखाना है, आपको क्या काम करना है, आपका आउटपुट कैसा होना चाहिए, दिस इज आई एम गवर्निंग यू। तो ये जो तरीका है, अब मैं सबसे पहले तो हम एक जगह सारा कोड लिखना सीख जाए, फिर हम अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना सीखेंगे। तो फिलहाल हमें करना ये है कि हमने ये एक मेन मेथड बस बनाना है, और सारी कोडिंग, इतना आपका कोड हमेशा सेम होगा, आपको बस ये वाली कोडिंग बदलनी है जो आपने इसके अंदर लिखा हुआ है। यस, सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अब सिर्फ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने हैं एक मेन फंक्शन के अंदर, एंड देन जब हम एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, मतलब मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग लिखना सीख जाएंगे, देन हम कई सारे मेथड्स बनाएंगे, कई सारी क्लासेस बनाएंगे, कई सारे मेथड्स को हम अलग अलग जगहों पे एक्सेस करेंगे, ये सब करेंगे। सो टुमारो वी विल हैव, सो बी कनेक्टेड, कीप लर्निंग, और टास्क दिया जाएगा आप जरूर कंप्लीट करिएगा। थैंक यू सो मच।